हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि जिस बुक को हम कवर करेंगे वो है हमारा BEGG 174 और बुक का नाम है हमारा क्रिएटिव राइटिंग। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो देखिए इसमें हम ओनली क्वेश्चन और आंसर पे बात करेंगे। यानी कि ये जो बुक है हमारा क्रिएटिव राइटिंग, इसके ऑल ब्लॉग से हम क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज हम इसमें टॉपिक भी क्लियर करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके दिए गए हैं। तो पूरा वीडियो आप देखते हो तो बहुत हेल्प होगी। मे बी ये क्वेश्चन आए या ना आए आपके एग्जाम में, बट आपको ये तो पता चल जाएगा कि इस बुक में आपको करना क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्या टॉपिक है। तो आई होप आप समझ गए। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके टोटल 4 ब्लॉग दिए गए हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन और आंसर रेडी किया है ये आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है और आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसी को देखकर मैंने इन क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया और साथ में आंसर भी आपको मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको देखने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होगी तो ये जो क्वेश्चन आंसर है इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से आप देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा तो सबसे पहले आपको कुछ नोट्स लिखने को मिले होंगे। यानी कि कुछ टॉपिक दिए होंगे, 4-5 टॉपिक होंगे जिसपे आपको नोट्स लिखने हैं 200 वर्ड में। तो सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन इसमें रेडी करना है, तो देखिए मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझा दे रही हूँ कि ये जो क्रिएटिव राइटिंग है यानी कि हमारा सिलेबस जो है वो क्रिएटिव राइटिंग पे दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग को हम लोग समझ लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग को हम लोग समझ लेते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग होता क्या है। तो देखिए, क्रिएटिव का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम लोग समझे तो होता है रचनात्मक लेखन। तो सबसे पहले ये जो क्रिएटिव वर्ड है ना, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, क्रिएटिव कहने का मतलब कि कोई चीज़ को बहुत ही अलग तरीके से सोचना, करना। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। उनके सोचने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत ही अलग टाइप से होता है कि एकदम वो अपने अंदर से वो चीज़ों को सोचते हैं। तो उसी तरह से हमें ये देखना है इस सिलेबस में कि किस तरह से हम क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की। तो सबसे पहले आपको जो इसमें करना है, क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं, वो है कि व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि रचनात्मक जो लेखन होता है वो क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो हम आंसर के थ्रू समझ लेते हैं कि ये जो क्रिएटिव राइटिंग है वो किस टाइप से होता है और क्या होता है, इसकी मीनिंग। तो सबसे पहले देखिए, क्रिएटिव राइटिंग जो होता है, मैं इसको बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने का ट्राई करूँगी कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो देखिए, क्रिएटिव राइटिंग जो होता है वो स्पेशली ये जो होता है, एक तरह से कोई प्रोफेशनल या फिर कोई भी जर्नलिस्ट होते हैं या कोई भी एकेडमिक या टेक्निक लिटरेचर फॉर्म, यानी कि देखिए ये जो राइटिंग होती है वो स्पेशली आप कितने क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हो, यानी कि आपको इसमें अपने इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ता है। आप किस टाइप से चीज़ों को सोचते हैं, आपका एक्सप्रेशन क्या है, यानी कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है किसी टॉपिक को लेकर, तो उससे हम लोग सिंपली कह सकते हैं एक तरह से क्रिएटिव राइटिंग। यानी कि स्पेशली ये जो होता है लिटरेचर फॉर्म में नहीं होता है, यानी कि आप बोल सकते हो बट इसमें आपको अपने तरीके से सोचना होता है। आप कितना डीपली चीज़ों को सोच सकते हो और अपना एक क्रिएशन, यानी कि आप राइटिंग के फील्ड में किस तरह से अपने राइटिंग को प्रेजेंट कर सकते हो क्रिएटिव तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम और पॉइंट समझ लेते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग जो होती है और इसमें जो राइटर होते हैं वो किस तरह के लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो सम टाइम देखिए, इसमें लैंग्वेज जो होता है वो फिक्स नहीं होता, यानी कि ये राइटर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से और कौन कौन से लैंग्वेज को यूज़ करके वो क्रिएटिव राइटिंग को प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जैसे स्टोरी हो गया, पोएम हो गया और बाकी जो भी उनके वर्क है लिखने के स्पेशली, तो इस तरह के क्रिएटिव वो राइटिंग करते हैं। यानी कि देखिए, पोएम भी जो होता है वो ईजी राइटिंग नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सोचना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग पोएम को लिखना पड़ता है। अब देखिए, ये जो राइटर होते हैं वो उसमें किस तरह से अपने वर्ड में इमोशन को ऐड करेंगे, एक तरह से क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या उन्हें नए आइडिया को लेना पड़ता है, उसमें एडॉप्ट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है क्रिएटिव राइटिंग में। अब हम आगे देखते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग जो होती है वो कितने टाइप की होती है, कितने इसके फॉर्म्स होते हैं। तो वैसे हम जानते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है। तो सबसे पहला जो होता है फिक्शनल राइटिंग। तो फिक्शनल राइटिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल्पनिक लेखन, यानी कि आपके कल्पनाओं के रूप में ये राइटिंग होती है। जैसे हम लोग फिक्शनल मूवी आप देखे होंगे, बहुत तरह के फिक्शनल मूवी
मूवी होती है तो वो होती है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, यानी कि इसमें कौन कौन से कैटेगरी होते हैं, जैसे कि इसमें नॉवेल्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरी होती है, प्ले होते हैं यानी कि नाटक होते हैं, और एक तरह से इसमें ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे इवेंट को प्रेजेंट किया जाता है जो कि फिक्शनल होते हैं, फिर रियल लाइफ में वो होते भी नहीं है, वो एक तरह से इमेजिन करके इस तरह के कैरेक्टर को इस तरह की स्टोरी में एक तरह से प्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब अगला जो होता है इसमें राइटिंग में वो है पोएट्री। तो पोएट्री भी एक तरह से स्पेसिफिक लैंग्वेज के रूप में जो राइटर होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। ये एक तरह से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, कुछ स्पेसिफिक इसमें लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप पहले की कविताओं को देख सकते हैं तो उसमें कुछ अलग टाइप की हम लैंग्वेज को देखते हैं, जैसे कि कबीरदास जी हो गए, एक तरह से सूरदास जी हो गए, अलग जो भी तरीके के होते थे, या फिर शेक्सपियर जी हो गए। तो इस तरह की उनकी जो राइटिंग होती थी ना, स्पेशली पोइट्री के फील्ड में, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती थी। तो ये भी एक तरह से राइटिंग इसमें हाँ आती है। तो इसमें हमारी आती है पोइट्री। अब अगला हम लोग देख लेते हैं जो कि राइटिंग है वो है क्रिएटिव नॉन फिक्शनल राइटिंग। ये जो राइटिंग होती है इसमें काल्पनिक चीज़ों का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, एक तरह से बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कोई एसेस हो गया, यानी कि कोई निबंध हो गया, तो निबंध में देखिए चीज़ों को एक तरह से प्रैक्टिकली जो रियल है उसी को लिखा जाता है। कोई मेमोरी यानी कि किसी की बायोग्राफी को अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें भी हम एक तरह से, जैसे कि महात्मा गांधी की बायोग्राफी हो गया, एक तरह से APJ अब्दुल कलाम जी की हो गई, तो इस तरह की जो भी मेमोरी यानी कि कोई बायोग्राफी अगर हम लोग देखते हैं तो ये स्पेशली नॉन फिक्शनल होती है, या फिर कोई लिटरेचर हो गया। तो इसमें एक तरह से जो भी टेक्निक यूज़ की जाती है ना, या फिर लोगों को यूज़ किया जाता है, इवेंट्स को यूज़ किया जाता है, तो वो एक तरह से रियल में होते हैं, एक तरह से काल्पनिक नहीं होते हैं, यानी कि वो प्रैक्टिकली होते हैं और रियल में होते हैं। तो इस तरह की राइटिंग भी इसमें आती है। तो ये मैंने कुछ कलेक्ट किया है जो कि क्रिएटिव राइटिंग में ही आती है। अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, तो क्योंकि राइटिंग जो होती है बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, वो डिफरेंट टाइप की लिखते हैं। किसी को पोएम लिखना पसंद होता है, तो किसी को अलग अलग टाइप की राइटिंग होती है, और मुझे भी राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो अपने अपने तरीके से हम लिखते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्या पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं, कि आपका जो रीडर है वो पढ़ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यानी कि आपके राइटिंग में इस तरह के पॉइंट या फिर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो रियल में आपकी राइटिंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्रिएटिव राइटिंग। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि B नंबर टॉपिक पे हम आते हैं। तो इस पे आपको करना है कि थीम फॉर शॉर्ट स्टोरी। तो देखिए शॉर्ट स्टोरी जो होती है या कोई भी स्टोरी हो गई, तो उसके थीम्स क्या होते हैं। देखिए इस टाइप के मैंने क्वेश्चन इसलिए रेडी किए हैं बिकॉज आपके क्वेश्चन पेपर में इसी टाइप के दिए गए, यानी कि पहला जो आपका दिया गया है उसमें 4-5 टॉपिक पे आपको लिखने को मिलेगा, जो कि मे बी 200 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी स्टोरी की थीम क्या होती है। तो देखिए मोस्टली हम अगर कोई भी स्टोरी लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें कुछ स्पेशल थीम होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टोरी में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला जो हमारा थीम है, जो कि ऑलमोस्ट सभी राइटिंग में, जो अधिकतर राइटिंग में यूज़ की जाती है, वो है हमारा गुड एंड ईविल, यानी कि अच्छाई और बुराई। तो देखिए ये तो हर कहानी में हम लोग स्टार्टिंग से, यानी कि बहुत ही पुराने टाइम से कहानियों में हमें देखने को मिलती है। यानी कि 2 कैरेक्टर होते हैं कोई भी स्टोरी में, जो कि एक अच्छा कैरेक्टर होता है और एक बुरा कैरेक्टर होता है, जो कि अच्छाई को दिखाता है और एक बुराई को दिखाता है। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टर के थ्रू भी अच्छाई और बुराई को दिखाई जाती है, यानी कि कहानी का जो मेन पर्पस है उसको प्रेजेंट किया जाता है। और ये चीज़ें बहुत ही पुराने ज़माने से चली आ रही है। इसमें एक तरह से सिंपल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको यूज़ किया जाता है, स्पेशली 2 कैरेक्टर के थ्रू। और एक तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से दुनिया में, यानी कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, ऐसे हम लोगों ने अधिकतर स्टोरी में देखा है। तो ये भी थीम के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आप सिंपल अगर राइटिंग लिखते हैं, कोई स्टोरी की राइटिंग लिखते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी लोग ये थीम को ज़रूर यूज़ करते हैं, यानी कि अच्छाई और बुराई वाली थीम को। इस तरह के थीम जो है मोस्टली लोग यूज़ करते हैं छोटी मोटी कहानियों के रूप में। अब अगला हम देख लेते हैं थीम जो है शॉर्ट स्टोरी में यूज़ की जाती है, वो है हमारा सेकंड, जो कि है कमिंग ऑफ एज। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है थीम के रूप में। तो स्पेशली देखिए आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं, कोई छोटी सी कहानी की मूवी देख रहे हैं, तो उसमें देखिए क्या होता है कि एक छोटे से बच्चे की कहानी दिखाई जाती है और फिर एक तरह से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यानी कि वो बच्चा जो है बड़ा हो गया है, उसकी लाइफ की जर्नी को दिखाई जाती है और पूरा एक तरह से उसके बचपन से लेकर वो कैसे बड़ा हुआ, उसने लाइफ में अपनी जर्नी
में, यानी कि कोई बच्चे के लाइफ की पूरी जर्नी को दिखा दी जाती है, उसके बचपन से लेके वो कैसा बड़ा हुआ, एक तरह से समटाइम तो बुढ़ापे की भी स्टोरी दिखा दी जाती है। तो इस तरह से समटाइम थीम के रूप में एज का भी बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से एक बच्चा जो है गरीब है, अब वो बड़ा हो गया है और एक अमीर आदमी बन गया है, उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या आइडेंटिटी है, या फिर वो अपनी पहचान कैसे बनाता है, वो कैसे चीज़ों को समझता है, कैसे अपनी प्रॉब्लम से डील करता है। इस तरह की बहुत सारी पुरानी मूवी अगर आप देखते हो तो आपको देखने को मिलेंगी। स्पेशली अमिताभ बच्चन की आप मूवी देख लो कोई पुरानी, या फिर धर्मेंद्र की मूवी देख लो, या बाकी जो भी पुराने हीरो है ना, तो उनकी स्टोरी में ऐसे ही दिखाया जाता था कि अभी वो छोटा है और कुछ देर बाद वो एकदम बड़ा बच्चा बन जाता है, ऐसे घुमा दिया जाता है। तो इस तरह के भी एज का भी एक तरह से थीम के रूप में यूज़ किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं तो आगे जो थीम यूज़ किया जाता है वो है शॉर्ट स्टोरी में या स्पेशली राइटिंग में भी, यानी कि कोई कहानी में, वो है लव। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऑलमोस्ट सभी स्टोरी में दिखाई जाती है। देखिए यहाँ पर जो मैंने पॉइंट कलेक्ट किया है, जो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है उसी पॉइंट को, तो देखिए लव जो है वो एक यूनिवर्सल थीम है और एक तरह से लव हर जगह, यानी कि प्यार जो है वो हर जगह पाया जाता है। तो इसको भी कहानियों में बहुत बार यूज़ किया जाता है, बहुत क्या ऑलमोस्ट सभी कहानियों में यूज़ किया जाता है। अब देखिए एक तरह से आप देखते होंगे कोई भी कहानी में, जैसे परियों की कहानी हो गई, तो उसमें भी राजकुमार होते हैं जो कि परी को बचाते हैं या फिर क्वीन को बचाते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। या फिर कोई हॉलीवुड मूवी हो गई, और एक तरह से बॉलीवुड मूवी में तो बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, और स्पेशली कहानियों में, यानी कि एक तरह से लव होना चाहिए। एक तरह से लव जो है मम्मी पापा का हो सकता है, एक तरह से पार्टनर का हो सकता है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, फ्रेंडशिप वाला लव, अलग अलग डिफरेंट टाइप के लव को दिखाया जाता है। तो ये और स्पेशली ज़्यादा लव जो है वो एक तरह से रोमांटिक वाला दिखाया जाता है, यानी कि टू पर्सन के बीच का जो लव है उसको दिखाया जाता है, यानी कि लव जो है थीम के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो सम कहानी में ऐसे भी दिखाया जाता है कि जो प्यार है वो एक तरह से बहुत पेनफुल होता है, एक तरह से इसकी एंडिंग जो होती है समटाइम अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह से भी थीम के रूप में लव को प्रेजेंट किया जाता है। अब हम नीचे आते हैं कि कुछ अदर थीम भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओनली पॉइंट को लिया है, आप इस पॉइंट को थोड़ा लंबा करके भी लिख सकते हैं। देखिए अदर जो थीम यूज़ किया जाता है, तो एक तरह से अदर जो थीम यूज़ किया जाता है वो है फैमिली और रिलेशनशिप को भी दिखाया जाता है। अब देखिए कोई भी छोटी कहानी हो या बड़ी कहानी हो, पर उसमें एक तरह से फैमिली और रिलेशन के तो लोग होते ही हैं। अगला जो आप थीम के रूप में यूज़ किया जाता है वो एक तरह से साइंस फिक्शनल टाइप की जो मूवी होती है, आपने देखा होगा फैंटेसी या फिर साइंस फिक्शनल जो मूवी होती है वो दिखाई जाती है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है हॉलीवुड में, जैसे आप टाइम ट्रैवल मूवी देख सकते हैं, या अलग जो भी एक तरह से बहुत ही साइंस लेवल की मूवी होती है जो कि समझनी चाहिए, टेक्निकल चीज़ों का यूज़ किया जाता है, तो वो होती है। अगला जो होता है एक तरह से थीम के रूप में यूज़ किया जाता है वो है मिस्ट्री या फिर सस्पेंस टाइप का भी आप देख सकते हैं कुछ कहानियों में ऐसे। जैसे कि इसका अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो सस्पेंस जो मूवी है बाहुबली 1 आपने अगर देखी होगी, तो उसमें लास्ट में बहुत सस्पेंस दे दिया जाता है। तो इस तरह की यानी कि लोगों के अंदर एक तरह से जिज्ञासा हो कि आगे क्या होने वाली है कहानी में। तो इस तरह के भी कहानियों में थीम के रूप में यूज़ किया जाता है सस्पेंस को या फिर कुछ मिस्ट्री चीज़ों को। अगला जो थीम के रूप में यूज़ किया जाता है वो एक तरह से डरावनी या फिर सुपर नेचुरल पावर को भी यूज़ किया जाता है। तो कुछ ऐसी भूतिया मूवी होती है उसमें सुपर नेचुरल पावर को दिखाया जाता है, जो रियल में हो या ना हो ये नहीं पता है, बट एक तरह से काल्पनिक रूप से इसको प्रेजेंट किया जाता है, और ये सब चीज़ें भी लोग देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला जो थीम यूज़ किया जाता है एक तरह से कॉमेडी और थोड़ा सा इमोशनल टाइप का भी दिखाया जाता है। जैसे कि आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी या फिर आपने धमाल मूवी देखी होगी, तो उसमें एक तरह से पूरी मूवी जो है या फिर स्टोरी जो है मूवी की, वो पूरी एक तरह से क्या है, पूरी स्टोरी जो है कॉमेडी है और साथ में इमोशन भी है। तो इस तरह की भी स्टोरी का यूज़ किया जाता है। अगला जो थीम यूज़ किया जाता है वो है सोशल और पॉलिटिकल इशू, यानी कि एक तरह से तो आपने बहुत तरह की ऐसी मूवी भी देखी होगी जो कि पॉलिटिकल इशू को दिखाती है, और इसके बहुत तरह के एग्जाम्पल है, तो आप देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे जो हमारा क्वेश्चन करना है, जिस पॉइंट पे हमें लिखना है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू मीडिया, कि अभी न्यू मीडिया जो है उसकी क्या विशेषता है उसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले ये जो न्यू मीडिया है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए अभी के टाइम में ये जो न्यू मीडिया जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी के टाइम में जो मीडिया है उसके पीछे बहुत सारे डिजिटल कम्युनिकेशन या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, और इसमें जो रिसेंट जो चीज़ें यूज़ की जा रही है ना वो बहुत ज़्यादा पहले से डिफरेंट है, और इसको हमेशा कंपेयर किया जाता है, यानी कि मीडिया को हमेशा कंपेयर किया जाता है एक तरह से प्रिंट से या फिर टेलीविज़न जो चीज़ें हैं उससे। पर अभी के टाइम में मीडिया जो है वो बहुत चेंज हो रही है, वो भी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। तो उसको उसके क्या मेन फीचर्स है उसको हम लोग देख लेते हैं।
तो सबसे पहला जो फीचर्स है, जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है, यानी कि जो फीचर देखा जा रहा है वो है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव कहने का मतलब ये है कि अभी के टाइम में मीडिया जो है, जो यूज़र्स है, उनको अच्छे से टारगेट कर रही है, और वो ऐसे टारगेट कर रही है लाइक वो कंटेंट के द्वारा टारगेट कर रही है और अलग अलग डिफरेंट रास्तों का यूज़ कर रही है। यानी कि एक तरह से बहुत सारे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है, एक तरह से उनसे इंटरेक्ट करने को कहा जा रहा है, चीज़ों को लाइक करने को, शेयर करने को, ऐसे फॉर्मेलिटी को यूज़ करने को बोला जा रहा है। यानी कि जितने भी आपके ऑडियंस है उनको ऐसे टारगेट किया जा रहा है कि वो उनसे इंटरेक्ट हो सके, एक दूसरे को वो जान सके और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग वो बता सके। तो इस तरह से न्यू मीडिया का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। तो अभी के टाइम आप देख सकते हैं कि जो मीडिया है इसके भी स्ट्रैटेजी चेंज हो रहे हैं। तो अगला जो पॉइंट मीडिया यूज़ करती है फीचर्स के रूप में वो है हाइपर टेक्सचुअल। ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो हाइपर टेक्सचुअल जो फीचर मीडिया यूज़ करती है, न्यू मीडिया जो है वो एक तरह से एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से लिंक करती है और एक तरह से वो लोगों के सामने इंफॉर्मेशन को अलग अलग वेबसाइट के थ्रू पहुंचाती है और देखती है कि लोग किस तरह से ज़्यादा देर तक रहे और ज़्यादा टाइम वो बिताए। तो इस तरह से एक से दूसरे को वो कनेक्ट करके रखती है जिससे कि लोग उससे जुड़े रहे। तो इस तरह के भी यूज़ जो है फीचर अभी के टाइम में न्यू मीडिया यूज़ करती है। अगला जो पॉइंट है जो फीचर्स के रूप में हमें अभी देखने को मिलता है वो है ग्लोबली नेटवर्क। यानी कि अभी के टाइम में मीडिया एक ही जगह तक सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क के थ्रू वो अलग अलग चीज़ों को प्रेजेंट कर रही है और बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर रही है। यानी कि अभी के टाइम में हमें कोई भी चीज़ जो है अगर मीडिया के थ्रू हम खोजना चाहते हैं तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। हम इजीली नेटवर्क और एक तरह से मीडिया का यूज़ करके कोई भी चीज़ का हम पता लगा लेते हैं। तो ये भी चीज़ें जो है अभी के टाइम में न्यू मीडिया यूज़ कर रही है फीचर्स के रूप में। अब हम आगे देखते हैं कि और क्या सम एग्जाम्पल है या फिर इसके फीचर्स है जो कि अभी की न्यू मीडिया यूज़ कर रही है। जैसे कि अलग डिफरेंट टाइप के जो वेबसाइट होते हैं उसके थ्रू भी लोग उस पर पहुँच जाते हैं। सोशल मीडिया या फिर डिफरेंट टाइप के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ब्लॉग्स के थ्रू, विकीज़ के थ्रू होते हैं, ऑनलाइन फॉर्यूम्स या फिर स्ट्रीमिंग सर्विस, वीडियो गेम्स हो गए, वर्चुअल वर्ल्ड, ऑगमेंटिव रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इस तरह के कुछ यहाँ पर दिए गए हैं फीचर जो कि न्यू मीडिया जो है वो यूज़ कर रही है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिस पे आपको लिखना है, वो है हमारा सजेशन फॉर राइटिंग अबाउट वुमेन। यानी कि आपको कुछ सजेशन लिखने हैं जो कि वुमेन राइटिंग पे बहुत ही सटीक बैठते हैं, यानी कि वुमेन लिख सकती हैं राइटिंग। वो क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला जो पॉइंट वुमेन यूज़ कर सकती हैं अपने राइटिंग के सजेशन में वो है राइटिंग देम एज कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल। तो देखिए ये जो पॉइंट है, यानी कि जो वुमेन अगर राइटिंग कर रही हैं तो इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज देखिए अभी के टाइम में या फिर पहले की अगर हम लोग बात करें, अभी तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई है, पर पहले का अगर हम बात लेते हैं तो देखिए औरत जो है उनको एक तरह से रूढ़िवादी के रूप में देखा जाता था। यानी कि लोगों की सोच यही है कि औरतें जो है वो हर फील्ड में दूर रहे, और स्पेशली अगर लड़कों की फील्ड है तो वहाँ पर तो लड़कियों की फील्ड, तो वहाँ पर तो जो औरत है वो दूर ही रहे। तो इस तरह की जो रूढ़िवादी है इससे भी बचना चाहिए। अगर आप वुमेन की राइटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से कुछ थीम को आपको यूज़ करना चाहिए जो कि वुमेन के सपोर्ट में हो, यानी कि उनको भी एक तरह से फोकस दिया जाए किस चीज़ पे डेवलपिंग करने पे, जैसे कि अपनी पर्सनैलिटी को, अपने मोटिवेशन को या फिर अपने गोल को। तो इस तरह की चीज़ें जो है वुमेन राइटिंग में हमें स्पेशली यूज़ करनी चाहिए। अब अगला जो पॉइंट आपको इसमें ऐड करना है, जो कि आपको लिखना है, वो है गिव देम एजेंसी। तो देखिए ये जो पॉइंट, यानी कि ये जो यूज़ किया जाता है, ये जो वुमेन यूज़ कर सकती हैं अपनी राइटिंग में। तो देखिए हम लोग मोस्टली जो देखते हैं एक वुमेन को हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं है। बिकॉज उनकी भी खुद की एक आइडेंटिटी है, उनका भी एक लाइफ है, वो किस तरीके से जीती हैं, बिकॉज सबके जीने का तरीका अलग होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी जो बोले वही औरत करे, तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि फैमिली में अगर हम लोग देखते हैं पुराने ज़माने में, अभी के टाइम में भी बहुत सारे फैमिली में लड़कियों को एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है, यानी कि उनको बस एक मशीन के रूप में देखा जाता है जो कि बस बच्चों को जन्म देती हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी राइटिंग में फीमेल के कैरेक्टर को ऐसे पावरफुल रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं जो खुद के लाइफ के जो डिसीजन है, जो वो चाहती हैं उसको वो खुद ले सके, या फिर अपने लाइफ को खुद शेप दे सके, या फिर अपनी वो डेस्टिनी को खुद बना सके। तो इस तरह की भी
पॉइंट को आप राइटिंग के पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। तो वुमेन राइटिंग में आप इस पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमें राइटिंग में स्पेशली वुमेन को लेकर अगर लिखा जाए तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो कि है मेल गेजिंग। तो ये जो है यानी कि देखिए, अगर आप कोई राइटिंग वुमेन को लेकर स्पेशली लिख रहे हैं तो ये चीज़ों पे हमें फोकस नहीं करनी चाहिए, स्पेशली उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर बिल्कुल नहीं, और ना ही उनका लिंग के रूप में। यानी कि सम टाइम क्या होता है, आपने देखा होगा कि लड़कियों को या फिर औरतों को, यानी कि हम सबको पता है कि लड़कियां जो होती है वो थोड़ी सी नाजुक होती है लड़कों से, लेकिन ये चीज़ें जो है वो हर जगह मैटर नहीं करनी चाहिए। यानी कि हमें एक तरह से ज़्यादा फोकस करनी चाहिए उनके एक तरह से इनर क्वालिटी पे, दोनों को एक तरह से बराबर लेकर चल सकती हैं, यानी कि वो बाकी भी काम कर सकती हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा लड़कियों को या फिर वुमेन को एक तरह से उनके फिजिकल अपीयरेंस या फिर लिंग के रूप में नहीं देखना चाहिए, यानी कि उनकी क्वालिटी पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह के पॉइंट को भी हम यूज़ कर सकते हैं वुमेन राइटिंग को अगर हम लिखते हैं तो। अगला जो पॉइंट है जो कि राइटिंग में यूज़ किया जा सकता है वुमेन का, वो है चैलेंज स्टीरियोटाइप। यानी कि ये जो पॉइंट है एक तरह से राइटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जब आप वुमेन से लेकर कोई राइटिंग लिखे तो उनके सर्टन, यानी कि उनके जो एक तरह से इमोशनल या फिर उनका जो भी भावनात्मक, अगर वो तर्कहीन है या फिर वो वीक है, तो इस चीज़ को आपको प्रेजेंट नहीं करना है। प्रेजेंट आपको क्या करना है कि वुमेन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो एक तरह से कैपेबल है हर चीज़ को करने के लिए, और एक तरह से वो भी जो है आदमी के संग पैर से पैर मिला के चल सकती हैं। वो भी बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकती हैं अपने दिमाग और अपनी अपनी क्वालिटी का यूज़ करके। तो इन सब चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है वुमेन को लेकर अगर राइटिंग लिखी जाए तो। बिकॉज ऑलवेज वुमेन को ज़्यादा इमोशनल माना जाता है, वो ज़्यादा सही तरीक़ों से नहीं सोच सकती हैं। ये लोग की एक रूढ़िवादी विचारधारा बनी हुई है जो लोगों के माइंड में फिक्स है। तो इस चीज़ को हम निकाल सकते हैं राइटिंग के थ्रू। अगला जो पॉइंट है वो है 5 नंबर, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं वी इंक्लूसिव। यानी कि एक तरह से हम जानते हैं अलग अलग जगह पे डिफरेंट टाइप के वुमेन के, यानी कि औरतों के रहने के तरीके हैं। तो इस चीज़ के भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उनके डिफरेंट बैकग्राउंड होते हैं, उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। तो इन सारे पॉइंट को हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक डिफरेंट वे में हम वुमेन की पहचान को, उनके एक्सपीरियंस को हम इंक्लूड कर सकते हैं राइटिंग के फील्ड में। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट है जो कि अगर आप कोई वुमेन के ऊपर कोई राइटिंग लिखना चाहते हैं तो आप इन पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने से भी कुछ पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिस पे आपको लिखना है, वो है ई नंबर। तो ई नंबर में आपको लिखना है कि कैन क्रिएटिव राइटिंग बी टफ। यानी कि सिंपल सी बात है कि क्या क्रिएटिव राइटिंग जो है वो सीखी जा सकती है। तो हम आंसर के थ्रू बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये पॉसिबल है कि क्रिएटिव राइटिंग या कोई भी राइटिंग या कोई भी चीज़ हम सीख सकते हैं। ये तो हर फील्ड में है कि हम कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें अदर स्किल की तरह हमें एक तरह से टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और एक तरह से फुल डेडिकेशन होना चाहिए उस चीज़ को लेकर। तो हम राइटिंग को भी सीख सकते हैं, यानी कि स्पेशली हम क्रिएटिव टाइप से राइटिंग कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या पॉइंट है उसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं या फिर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसका यूज़ करके हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है कि द बेसिक ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो अगर आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, यानी कि आपको राइटिंग में अच्छा बनना है, स्पेशली स्टोरी वाली राइटिंग में, तो आपको एक तरह से बेसिक स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। तो इसमें आपको क्या क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है कि एक तरह से आप किस तरह से प्लॉट को डेवलप करोगे, प्लॉट को सुधारोगे, एक तरह से आप अपने बिलीव यानी कि कैरेक्टर हो गए और भी जो भी सेटिंग है, उन सारी चीज़ों को आपको सही से जानना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इन सारे पॉइंट को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, यानी कि हम फॉलो कर सकते हैं और हम अपने राइटिंग को एक तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, वो है डिफरेंट राइटिंग टेक्निक। यानी कि कुछ डिफरेंट टाइप के टेक्निक का यूज़ करके हम एक तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हम डायलॉग का ध्यान रख सकते हैं, हमें किस तरह से अपने पॉइंट को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, हम क्या स्टाइल को इफेक्टली बना सकते हैं, इस तरह के। यानी कि देखिए, समटाइम क्या होता है ना कि डायलॉग जो है ना वो स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ पॉइंट हमें इतने अच्छे लग जाते हैं ना, जैसे कि मूवी में हो गया, या फिर देखिएगा अभी के टाइम में रील्स जो आप देखते होंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही इफेक्टली जो एक तरह से डायलॉग होते हैं ना, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और उस पर छोटे
रील्स को बनाकर एक तरह से अपलोड कर दिया जाता है और उसी में से वो वायरल हो जाता है और लोग उसको पसंद करते हैं। यानी कि कुछ डायलॉग या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐसा होना चाहिए या फिर बोलने का जो तरीका हो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए जो लोगों को पसंद आए। और अगला जो पॉइंट यूज किया जा सकता है वो है हमारा हाउ टू जनरेट एंड डेवलप आइडिया। किस तरह से हम पैराग्राफ को या फिर जो स्टोरी की जो लाइनिंग है उसको हम किस तरह से अपने दिमाग को यूज करके नए आइडिया को खोजकर हम उसको डेवलप कर सकते हैं। लाइक हम कैरेक्टर को कैसे रख सकते हैं, हम प्लॉट कौन से यूज कर सकते हैं। प्लॉट मीन्स इसको मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो में समझाया है, आप उसकी लिंक देख लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा। और एक तरह से हम ओवरकम को, एक तरह से राइटर ब्लॉक को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इस तरह से हम स्टोरी को भी डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसका आप यूज करके एक तरह से इफेक्टिवली आप एक बहुत ही अच्छी राइटिंग, स्पेशली आप स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 2 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि व्हाट आर द 3 फैक्टर इन क्रिएटिविटी। तो देखिए क्रिएटिव जो राइटिंग है या जो चीज़ें हम एक तरह से रचनात्मक रूप से सोचते हैं उसके 3 कारण क्या है, उसके 3 फैक्टर क्या है, उसको आपको लिखना है। तो आंसर के थ्रू हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है वो है एक्सपर्टीज़। तो एक्सपर्टीज़ जो दिया गया है ये यानी क्या, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्किल या नॉलेज हमें प्रैक्टिस से आती है। यानी कोई भी सब्जेक्ट में या कोई भी स्किल में अगर हम एक तरह से अच्छे से हम तैयारी करते हैं, एकदम हमको लगता है कि हाँ इस सब्जेक्ट को या फिर इस स्किल को हम अच्छे से कर सकते हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, तो हम एक तरह से उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानेंगे, उसके बारे में हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली नए आइडिया आएंगे, नए इनोवेशन आएंगे, नई नई चीज़ें आएंगी। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि सबसे पहले आपको अगर कोई सब्जेक्ट में या कोई भी चीज़ में आपको अगर क्रिएटिव बनना है तो सबसे पहले एक्सपर्टीज़ यानी कि उस फील्ड के बारे में आपको बहुत नॉलेज लेनी पड़ती है और साथ में आपको उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। अगला जो पॉइंट है यानी कि वह है क्रिएटिव थिंकिंग स्किल। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपको बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। यानी कि बहुत ही रचनात्मक रूप से सोचना, बहुत ही क्रिएटिव टाइप से होती है कि आपके दिमाग में इतने आइडिया भरे हुए हैं कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम को देखकर ना बहुत डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वो उस प्रॉब्लम से कैसे डील करे। पर देखिए जो पर्सन क्रिएटिव सोचता है वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता है, अपने थिंकिंग के थ्रू वो हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेता है। वो मल्टीपल टाइप से सोचता है और वो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं ना, जुगाड़ लगा लेते हैं। तो उनका जो सोचने का तरीका होता है वो बहुत ही क्रिएटिव होता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। यानी कि ये सोच जो होती है, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग का जो स्किल होता है वो एक तरह से ऐसे लोगों में होता है बहुत डीपली या फिर बहुत ही डिफरेंट टाइप से सोचते हैं। उनके दिमाग में लाखों आइडिया आ जाते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो दिमाग जो है ना वो खोजने लगता है नए आइडिया को, किस तरह से इस चीज़ को मैं सॉल्व करूँ। यानी कि वो बॉक्स के आउट वाले स्पेस को भी समझने की कोशिश करता है। यानी कि वो सिर्फ अपनी 4 दीवारियों के अंदर ही चीज़ों को नहीं सोचता है, उसके बाहर की दुनिया के बारे में भी वो सोचता है। उसकी जो थिंकिंग होती है एकदम फ्लेक्सिबल होती है और वो बहुत जल्दी एक तरह से चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। यानी कि ऐसे मान सकते हैं कि कुछ बच्चों को अगर हम कुछ डिफ़िकल्ट काम देते हैं तो कुछ बच्चे जो होंगे वो एक तरह से अपने क्रिएटिव थिंकिंग से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर कर भी लेंगे। पर कुछ बच्चे जो है उसको देखकर डर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से भी हमें इस स्किल को भी डेवलप करना पड़ता है। यानी कि हम कितने क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं और अपनी लाइफ के या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है जो कि 3 नंबर है, तो इसके तीसरा नंबर जो फैक्टर है मोटिवेशनल। यानी कि देखिए इसमें एक तरह से मोटिवेशनल भी होना चाहिए। यानी कि आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसमें मोटिवेशनल भी होना चाहिए। तो आपको पता है कि मोटिवेशनल भी 2 तरह से होते हैं। एक तो हमारा इंटरनल एक तरह से सोर्स जो होता है उसके थ्रू हम करते हैं, जो कि आपका अंदर का आपका डिज़ायर है या फिर आपको लर्निंग या फिर ग्रो होने का एक अंदर से आपको मोटिवेशनल आ रहा है, तो आप वहाँ पर इस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो एक्सटर्नल, यानी कि हम किसी को देखकर या फिर कहीं से सुनकर एक तरह से। और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल, जो कि बाहर से आता है, यानी कि किसी दूसरे को देखकर भी हम कभी कल हम मोटिवेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम ये चीज़ करें। तो इस तरह से मोटिवेशनल भी होना चाहिए। तो ये भी हमारा एक फैक्ट है, इसमें आप बोल सकते हैं। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो इंटरनल जो मोटिवेशनल आता है कोई चीज़ को लेकर, कोई चीज़ को करने का, चाहे वो गोल हो आपका या कोई भी चीज़ हो, तो वो चीज़ें बेस्ट होती है। तो इस तरह से मोटिवेशनल भी होना चाहिए।
अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 3 नंबर है। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है जो कि है व्हाट इज़ द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द क्लाइमेक्स इन अ स्टोरी। तो देखिए कोई भी स्टोरी है तो उसका नेचर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है या फिर उसके कार्य क्या है, उसको आपको लिखना है। अब क्लाइमेक्स क्या होता है मैं आपको नीचे समझा रही हूँ। तो देखिए आंसर के थ्रू हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले क्लाइमेक्स होता क्या है ना। तो देखिए कोई भी स्टोरी में हम देखते हैं क्लाइमेक्स आता है, तो क्लाइमेक्स जो होता है सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बोलूँ तो क्लाइमेक्स जो है वो किसी भी स्टोरी का मेन पॉइंट या फिर हाईलाइटेड पॉइंट होता है जिसमें लॉट्स ऑफ टेंशन होते हैं, एक्साइटमेंट होता है, एक तरह से सस्पेंस होता है। आप कोई भी मूवी देखते हैं या कोई भी शो देखते हैं तो आपको समटाइम कुछ ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहाँ पर बहुत ही हाई ड्रामा होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, बहुत तरह के सस्पेंस रहते हैं। तो देखिए हमारे मन में एक तरह से उस कहानी को जानने की और ज़्यादा जिज्ञासा आती है और बहुत मन करता है कि आगे क्या होगा कहानी में। तो इस तरह का जो सीन आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कोई भी स्टोरी का या मूवी का एक तरह से क्लाइमेक्स। और ये जो मोमेंट होता है ना किसी भी स्टोरी में और उसका जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो एक तरह से बहुत तरह के प्रॉब्लम को फेस करता है, एक तरह से उसके लाइफ में बहुत बिग चैलेंजेस आते हैं और उन सभी चीज़ को वो फेस करता है और एक तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अपनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। और इस तरह से ये जो पार्ट होता है ना स्टोरी का, इसे हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स। और ये जो स्टोरी का पार्ट होता है वो रियली में स्टोरी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, एक तरह से ऑडियंस को कनेक्ट होने के लिए मजबूर कर देता है। तो ऐसी कहानी भी होती है जिसमें बहुत तरह की चीज़ें होती है, सस्पेंस होता है, टेंशन होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा होता है स्टोरी का क्लाइमेक्स। और इसी पे मैं आपको एक मूवी बताऊंगी जो कि है गुरु। गुरु एक मूवी है जो कि अभिषेक बच्चन की है। उसमें लॉट्स ऑफ इस तरह के एक्साइटमेंट, टेंशन और एक तरह से सस्पेंस दिखाया गया है। तो इस तरह की कुछ कहानियाँ होती है जो रियली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, तो आप देख सकते हैं ऐसे। अब हम नीचे देखते हैं कि इस तरह के क्या फंक्शन होते हैं या फिर क्या इसके की पॉइंट है, उसे हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर दिया गया है वो है रिजॉल्व द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि देखिए ये जो पॉइंट है कोई भी स्टोरी का एक तरह से की पॉइंट होता है। कैसे होता है उससे हम समझ लेते हैं। देखिए कोई भी स्टोरी में हम देखते हैं एक तरह से क्लाइमेक्स आता है और साथ में ऐसे मोमेंट जो उसमें के मेन कैरेक्टर होते हैं, वो एक तरह से हीरो हो सकता है या हीरोइन हो सकती है या कोई भी जो मेन कैरेक्टर उसमें दिखाया गया है। अब देखिए इसको देखकर मेरे माइंड में एक मूवी का नाम आ रहा है जो कि माझी मूवी है, आपने देखा होगा, जिसमें एक पर्सन को दिखाया गया है जो एक पहाड़ को तोड़ देते हैं। तो उनका जो वो प्रॉब्लम है या फिर उनके अंदर का जो इंटरनल उनका जो डिज़ायर था या फिर जो मोटिवेशनल था वो उनको कितना ज़्यादा उनको पुश करता है। तो इस टाइप के जो मूवीज़ होते हैं तो उसमें के जो मेन कैरेक्टर होते हैं ना उनको एक तरह से लाइफ में बहुत चैलेंजेस मिलते हैं और एक तरह से उनका गोल फिक्स होता है, वो अपने गोल को अचीव करते हैं या फिर समटाइम फेल भी हो जाते हैं। तो वो एक तरह से स्टोरी को तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है और एक तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी जो सेंट्रल उनका जो लाइफ का प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करते हैं और यही स्टोरी में भी दिखाया जाता है। यानी कि ये स्टोरी को एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड में नैरेट कर, तो ये जो पॉइंट होता है एक नैरेटर का, जो स्टोरी टेलर होते हैं उनको एक तरह से बेस्ट बना देता है उस कहानी को लेकर। अगला जो इसके की पॉइंट है वो है हमारा प्रोवाइड अ टर्निंग पॉइंट। देखिए हर किसी की लाइफ से अगर हम इस पॉइंट को कनेक्ट करें तो सबकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आते हैं जो कि उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देते हैं। अब देखिए ये जो स्टोरी पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं तो ये सबकी लाइफ में हर कोई एक हीरो है और उसके लाइफ में लॉट्स ऑफ एक तरह से टर्निंग पॉइंट आते हैं और उनकी लाइफ पूरी बदल जाती है। तो वही सेम चीज़ होता है, जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है वो पूरे अपने लाइफ में एक तरह से ऐसी चीज़ें वो कर लेता है कि एक तरह से उसका लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। वो पहले वाली चीज़ें उसके लाइफ में कभी नहीं आती है और एक तरह से वो अपने एक्सपीरियंस से अपने आसपास की चीज़ों को भी वो बदल देता है और उसकी लाइफ भी पूरी बदल जाती है। तो इस तरह के लाइफ के टर्निंग पॉइंट आते हैं, उसी तरह स्टोरी के भी टर्निंग पॉइंट आते हैं। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि आपके लाइफ में सबसे बिग टर्निंग पॉइंट कौन सा आया था जो कि आपको पूरी तरह से बदल दिया था। अगले जो की पॉइंट है वो है क्रिएट सस्पेंस एंड एक्साइटमेंट। तो देखिए कोई भी स्टोरी में हमें एक तरह से सस्पेंस और एक्साइटमेंट जो है उसको हमें क्रिएट करना चाहिए। ये जो भाग होता है ना वो किसी भी स्टोरी का एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि स्टोरी को पूरी तरह से इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार बना देता है। और वैसी हमारी लाइफ होती है, यानी कि हमारी लाइफ में अगर सस्पेंस ना हो, एक्साइटमेंट ना हो तो लाइफ बोरिंग हो जाती है। जैसे कोई एक ही चीज़ अगर आप रोज़ देखते हैं तो आप बोर हो जाएंगे, पर रोज़ चीज़ें नई नई हो तो आपको एक तरह से लाइफ जीने में अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट लगती है। तो इस तरह से हर स्टोरी का भी पार्ट यही होता है। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे।
तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ फेमस मूवी के या फिर स्टोरी के, जहाँ पर क्लाइमेक्स किस टाइप से होते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हैरी पॉटर जो मूवी है उसके कुछ सीन को लिया है, जो कि उसमें एक तरह से सस्पेंस और एक तरह से टर्निंग पॉइंट दिखाते हैं। अब कोई और भी मूवी या कोई भी स्टोरी का आप एक तरह से इस पॉइंट को स्टोरी का पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए हैरी पॉटर जो मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें एक तरह से जादुई मूवी और पूरी काल्पनिक है, यानी कि उसमें पूरी कल्पनाओं को दिखाई गई है। और उसमें मेन जो कैरेक्टर होता है वो हैरी पॉटर होता है, जो कि एक छोटा लड़का होता है और वो पूरा जादूगर होता है। और बहुत सारी इसमें टर्निंग पॉइंट होते हैं, यानी कि मृत्यु लोग को दिखाया गया, जादूगर को दिखाया है। एक तरह से पूरी तरह से काल्पनिक स्टोरी है, तो उसमें भी टर्निंग पॉइंट आते हैं तो उसको दिखाई गई है, तो आप देख सकते हैं। और चाहे तो आप दूसरी पॉइंट को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा 4 नंबर है। तो इसमें आपको करना है, ये भी आपके सिलेबस में दिया होगा, इसमें आपको करना है कि व्हाट आर द काइंड ऑफ एडिटिंग दैट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट गोज थ्रू बिफोर बीइंग पब्लिश्ड, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। यानी कि कोई भी चीज़ हम जब लिखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट को यहाँ पर बताया, यानी कोई भी एक तरह से पांडुलिपि जो होती है ना, कोई भी लेख होता है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो उसको जब हम पब्लिश करने जाते हैं तो उससे किस तरह के प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, कैसे संवाद से गुजरना पड़ता है, उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट के थ्रू इसको समझ लेते हैं। कोई भी बुक या फिर कोई भी राइटिंग जब पब्लिश होती है और उससे हमें ऑडियंस के सामने ले जाना होता है, तो हमें क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला जो पॉइंट है, जिस प्रोसेस से कोई भी राइटिंग स्टोरी या कोई भी एक तरह से क्रिएटिव चीज़ों को गुजरना पड़ता है, कोई भी स्टोरी को गुजरना पड़ता है, तो उसमें देखिए सबसे पहले एक डेवलपमेंट एडिटिंग होती है। तो ये किस टाइप का प्रोसेस होता है, तो देखिए ये जो होती है, मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको लग रही है, पर जब आप पब्लिश के लिए जाओगे उस बुक को लेकर, तो उसमें की जो स्टोरी होगी ना, उसमें जो एडिटर होगा ना, आप अगर बुक को देते हो तो बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा, उसके बाद वो उसको पब्लिश करेगा। जैसे कि पूरा आपके स्ट्रक्चर को देखेगा, आपके स्टोरी में क्या प्लॉट है, क्या कैरेक्टर है, क्या थीम है और क्या अननेसेसरी जो चीज़ें हैं ना, उसको एक तरह से वो रिमूव कर देगा और एक तरह से नए आइडिया को उसमें ऐड करने को बोलेगा। यानी कि एडिटिंग, अब देखिए मान लीजिए हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें कितनी सारी एडिटिंग हमें करनी पड़ती है। हमें लगता है कि ये पार्ट जो है हमारे स्टोरी के लिए, हमारे कंटेंट के लिए वो सही नहीं है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो हमें कितनी बार उसको चेकिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है। तो सेम प्रोसेस जो होता है वो कोई भी राइटिंग में होती है, उसको चेक करने पे बहुत अननेसेसरी जो चीज़ें हैं ना, उसको हमें रिमूव करना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगला जो पॉइंट है, यानी जिस प्रोसेस से इसे गुजरना पड़ता है, वो है कंटेंट एडिटिंग। तो कंटेंट एडिटिंग का मतलब होता है कि आपकी पूरी जो कहानी है किस तरीके से है, किस तरीके से उसे लिखा गया है, उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, क्या प्लॉट है, क्या चीज़ें हैं, उस सारी चीज़ों को एक तरह से एनालाइज किया जाता है और उसके बाद उसको अलाउ किया जाता है। अगला जो पॉइंट है, जो चीज़ें इसमें देखी जाती है, वो है हमारा लाइन एडिटिंग। तो समटाइम क्या होता है कि हम तो लिखते हैं बहुत ही अच्छे से, एकदम परफेक्टली हम कोई भी चीज़ को करते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जब उसको चेक किया जाता है तो बहुत सारे मिस्टेक उसमें निकलते हैं। जैसे कि हमारे पैराग्राफ के लाइनिंग कैसे हैं, हम लोगों ने क्या एक तरह से ग्रामर मिस्टेक किया है, क्या हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या हमारा पंचुएशन है, ये इन सभी चीज़ों को एक तरह से एनालाइज किया जाता है, जांच किया जाता है और अच्छे से उसको एडिटिंग करके उसको एक तरह से पब्लिश के लिए रेडी किया जाता है। अगला जो पॉइंट है, यानी कि जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कोई भी राइटिंग को या फिर कोई भी स्टोरी को, तो वो है कॉपी एडिटिंग। देखिए हम लोग ऑलवेज सुनते हैं कि कॉपीराइट आ जाता है, तो यानी कि देखिए ये जो एक तरह से प्रोसेस होता है ना, तो इसमें एक तरह से पूरे डिटेल को तो देखा जाता है और साथ में ये भी चेक किया जाता है आपका जो कंटेंट है, आपका जो स्टोरी है, उसमें चीज़ें जो है रिपीट तो नहीं हुई है या फिर आपने कहीं से कॉपी तो नहीं किया है। और इसमें भी एक तरह से ग्रामर वगैरह चीज़ों को एक तरह से चेक किया जाता है कि मे बी इन द फ्यूचर में इसमें कॉपीराइट ना आ जाए। जैसे कि इसका मोस्ट अच्छा एग्जाम्पल है यूट्यूब वीडियो जो हम बनाते हैं, तो हम अगर किसी के कंटेंट को लेते हैं तो एक तरह से हमें कॉपीराइट आ जाता है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो इसकी हमें जांच करनी पड़ती है, हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा जो कंटेंट है वो रियली प्योरली है और उससे हम लोगों ने खुद से बनाया है, यानी कि कोई भी इसमें कॉपीराइट इशू नहीं आए। और बाकी नीचे में भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, मैंने ओनली पॉइंट को लिखा है, आप इसको थोड़ा लॉन्ग करके लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ अदर जो पॉइंट है, एक तरह से हम अभी बात किए कि जो एडिटिंग होती है उसमें कुछ पार्ट को या कुछ सीन को या फिर कुछ कैरेक्टर को हमें एक तरह से उसमें से रिमूव करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। तो समटाइम हम बहुत ज़्यादा कैरेक्टर भी ले लेते हैं तो सीन जो है ख़राब कर देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि इस सीन को हमें नहीं रखना चाहिए या फिर इस कैरेक्टर
को हमें नहीं रखना चाहिए तो हम हटा देते हैं। और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें मूवी में देखनी पड़ती है। बहुत सारी मूवी में एक तरह से सीन को चेंज किया जाता है, हटा दिया जाता है। और एक तरह से हमें इवेंट को भी समटाइम चेंज करना पड़ता है। हमें लगता है कि नहीं, इस इवेंट को हमें इस स्टोरी में नहीं रखना है, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। एक तरह से हम कैरेक्टर को भी समटाइम डेवलप करते हैं, फुल्ली एक तरह से चेंज कर देते हैं। समटाइम हम स्टोरी के थीम को ही बदल देते हैं। इस तरह की चीज़ें जो होती है, तो इतने सारे स्ट्रक्चर है या फिर इतने सारे प्रोसेस आप बोल सकते हैं, जिससे कोई भी स्टोरी या फिर कोई भी बुक को अगर आपको पब्लिश करना है या फिर कोई मूवी हो गई, तो हमें इन सभी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये आपकी पब्लिशिंग जो आपका चैप्टर होगा ना, बुक से रिलेटेड। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा 5 नंबर है। तो इसमें आपको करना है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना है कि राइट अ ट्रैवल आर्टिकल हाईलाइटिंग द मेजर अट्रैक्शन ऑफ एनी सिटी, टाउन या फिर विलेज। यानी कि क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एक आर्टिकल लिखना है जो कि आपने कहीं ट्रैवल किया है, स्पेशली कोई भी प्लेस है, वहाँ के हाईलाइटेड पॉइंट या फिर वहाँ की जो सिटी है या शहर या कोई भी गांव है, तो उसकी क्या चीज़ें जो है आपको अट्रैक्ट करती है। यानी कि एक तरह से यात्रा जो होता है ना, यात्रा पे जो आर्टिकल होते हैं ना, उसको आपको लिखना है। कोई भी आपने ऐसा प्लेस घूमा है, विजिट किया है, जो कि आपको रियली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, वहाँ के कुछ की पॉइंट, तो उस पर आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस का एक तरह से एक्सप्लोर किया है, आप कोई और भी एक तरह से प्लेस का लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जयपुर का किया है, जो कि इंडिया में है, आपको पता है, राजस्थान में। तो वहाँ का हम लोगों ने पिंक सिटी को एक्सप्लोर किया है और एक तरह से जयपुर के आसपास के जो भी ब्यूटीफुल प्लेस है, एक तरह से उसको हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो आपको पता है कि जयपुर जो है और वहाँ का जो पिंक सिटी है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, स्पेशली यहाँ पर जो टूरिस्ट है ना, वो आते हैं, घूमते हैं। और यहाँ का सबसे मोस्ट एक तरह से ब्यूटीफुल जो एक तरह से पैलेस है, वो एक तरह से बहुत ही सुंदर है। यहाँ के टेम्पल है, जो कि रियली में एक तरह से हमारी इंडिया की हिस्ट्री को, हमारे कल्चर को प्रेजेंट करते हैं। और एक तरह से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हाईलाइट कर सकते हैं और लोगों को भी एक तरह से अट्रैक्ट करती है। तो कुछ यहाँ पर हम लोगों ने प्लेस के नाम लिए हैं जो कि हम लोगों ने राजस्थान में एक्सप्लोर किया है। जैसे हम पहला एक्सप्लोर करते हैं, वो है जयपुर में एक तरह से हवा महल, जो कि बहुत ही सुंदर है। अब हवा महल, जिसको हम लोग एक तरह से प्लेस ऑफ वाइन भी बोलते हैं, यानी कि हवाओं का एक तरह से महल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और कोई भी जब जयपुर या फिर राजस्थान जाता है तो वो इस प्लेस को जरूर विजिट करता है। ये जो एक तरह से पैलेस है ना, इसमें एक तरह से 5 इसमें फ्लोर है, और जिसमें एक तरह से बहुत ही यूनिक तरीके से एक तरह से उसमें बिल्डिंग बनाई गई है। और साथ में वहाँ पर 900 खिड़कियाँ है और एक तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर से उसे तैयार किया गया है। और इसे तैयार किया गया था 18वीं सदी में। और ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि पहले की जो रॉयल वुमेन थी ना, जैसे कि राजपुतानी जो औरतें थी ना, वो एक तरह से रास्ते पे जो लोग जा रहे हैं या फिर जो भी नीचे का जो माहौल है, उसे बहुत ही खूबसूरती से वो देखती थी। और कोई भी जाता है हवा महल में तो बहुत ही सुंदर पिक जरूर लेता है। तो अगर आप गए हैं तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं कि आपको वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा। अगला जो प्लेस है वो है अम्बद फ्रंट, यानी कि ये जो है एक तरह से अम्बद किला आप बोल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही एक तरह से हाई हिल है, यानी कि पहाड़ों के ऊपर आप बोल सकते हैं, जहाँ का लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है और थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट भी है, जहाँ पर लोगों को जाने का बहुत मन होता है। और एक तरह से ये डिफरेंट टाइप का है, और यहाँ पर लोग एक तरह से हाथी की सवारी लेते हैं या फिर पैदल भी सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगला जो प्लेस है जयपुर में वो है सिटी प्लेस। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, स्पेशली ये महल है, जो कि इसमें बहुत तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। और ये एक तरह से एक टाइम था जब रॉयल जो फैमिली थी ना, राजपुतानी जो फैमिली थी, उनका एक तरह से महल होता था। और यहाँ पर एक नहीं बहुत तरह के महल है। और एक तरह से यहाँ पर भी आप जाके एक तरह से सर्च कर सकते हैं कि उस टाइम के जो रॉयल फैमिली थे उनका क्या ट्रेडिशन था, क्या चीज़ें थी, उसको आप एक तरह से उनकी हिस्ट्री को आप बेसिकली जान सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं जब भी वो जयपुर जाते हैं। अगला जो प्लेस है वो है जल महल, यानी कि वाटर पैलेस इसको बोला जाता है, जो कि एक तरह से बहुत ही सुंदर ये पैलेस है। और इसका जो लोकेशन है वो मिडिल मानसागर से, मानसागर जो लेक है ना, वहाँ पर है। और ये जो पैलेस है 18वीं सदी में इसे बनाई गई थी। और स्पेशली इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि जो रॉयल फैमिली है वो एक तरह से गर्मी के दिनों में, यानी कि गर्मी का जब मौसम हो, तो एक तरह से इसकी विजिटिंग कर सकते हैं नावों के द्वारा, और एक तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए और मौसम का लुक उठाने
के लिए ऐसे आप बोल सकते हैं, यानी कि जल पैलेस है सिंपली, और ये रियली में बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इस तरह के कुछ पैलेस है या फिर कुछ प्लेसेस है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखें, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल दी हूँ कि इस तरह की भी राइटिंग होती है जिसे हम लोग यात्री राइटिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग एक तरह से यात्रा विंगन बोलते हैं ना, यात्रा आप कोई कर रहे हैं, कोई प्लेस की कर रहे हैं, तो वहाँ के एक्सपीरियंस को लिखा जाता है। तो उसको कैसे लिखा जाता है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 6 नंबर है। तो इसमें आपको लिखना है कि व्हाट गाइडलाइन शुड वन फॉलो व्हेन राइटिंग फॉर ऑनलाइन मीडिया, उसको आपको डिस्कस करना है। यानी कि देखिए हर तरह की राइटिंग डिफरेंट होती है, तो जब हम ऑनलाइन मीडिया के लिए कोई राइटिंग लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या गाइडलाइन को फॉलो करने पड़ते हैं, उसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए अभी के टाइम में मीडिया के लिए भी डिफरेंट टाइप की राइटिंग होती है, यानी कि इसके भी डिफरेंट टाइप के एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है, और स्पेशली ये डिफरेंट टाइप की होती है। इसके प्रिंट अलग होते हैं, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस या फिर उन्होंने लाइफ में क्या अचीव किया, उनके क्या प्रॉब्लम्स रहे, उनको एक तरह से लोगों तक पहुंचाया जाता है, यानी कि उनका एक तरह से इंटरव्यू बोल सकते हो लिया जाता है। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह से इसका भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। यानी कि सिंपली ऑनलाइन मीडिया के लिए हम किस तरह से राइटिंग कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको लिखनी है, क्या क्या आपको गाइडलाइन फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहला जो हमें गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है, स्पेशली जब हम ऑनलाइन मीडिया के लिए लिखते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो है वो है वी क्लियर एंड कंसाइज। यानी कि आप जब भी कोई राइटिंग लिखते हैं स्पेशली ऑनलाइन मीडिया के लिए, तो आपको पता है कि लोग ऐसे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते, वो एक तरह से इंफॉर्मेशन को स्कैन करते हैं और बहुत तरीक़ों से वो एक तरह से मिनिमाइज करके, एक तरह से एनालाइज करके चीज़ों को मानते हैं, स्पेशली लोग अभी के टाइम में। तो इसके लिए जब भी हम एक तरह से इस तरह की राइटिंग करें, तो हमें एक तरह से ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी पॉइंट है ना उसको क्लियरली और बहुत ही ईजी वे में यूज़ करें, यानी कि सिंपल सेंटेंस का यूज़ करें, और एक तरह से सिंपल लैंग्वेज जो कि सभी को समझ में आए, ऐसी लैंग्वेज का हमें यूज़ करना चाहिए। एक तरह से हमें एक तरह से ऐसे पैराग्राफ का यूज़ करना चाहिए, ऐसे सेंटेंस का यूज़ करना चाहिए कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हम चीज़ें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अपने ऑडियंस के पास, तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि लोगों को समझ में आए, और एकदम एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए कि लोग उससे कनेक्ट कर सके। अगला जो हमें गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है जब भी हम ऑनलाइन मीडिया के लिए लिखते हैं, वो है यूज़ अ कन्वर्सेशन टोन। तो देखिए कभी भी हम जब कोई लिखते हैं ना, कोई भी चीज़ हम दूसरों से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें अपने एक तरह से बातचीत वाली जो लैंग्वेज है ना, जो हम हर किसी से बात करते हैं, उस लैंग्वेज में हमें बात करनी चाहिए। यानी कि हमारे जो शब्दों का जो टोन है ना, वो एकदम सिंपल होना चाहिए, और वो लोगों से रिलेट कर सके, एकदम फ्रेंडली हो, ज़्यादा एक तरह से उसमें मिलावटी ना हो, यानी ऐसा लगे कि आप रियली में ट्रुथ बोल रहे हो, और एक तरह से अच्छी हो, और स्पेशली वो पैसिव वॉइस में होनी चाहिए। और अगला जो गाइडलाइन यूज़ किया जाता है वो है हमारा राइटिंग फॉर योर ऑडियंस। यानी कि आप कोई भी अगर मीडिया के लिए राइटिंग लिखते हैं, तो स्पेशली आपको अपने ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है कि आपके ऑडियंस इस चीज़ को सुन के, पढ़ के, वो तो उनका क्या रिएक्शन होगा इस चीज़ को लेकर। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अगला जो गाइडलाइन है जो कि यूज़ किया जाता है वो है यूज़ स्ट्रॉन्ग हेडलाइन। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप, जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी है, उसके अंदर की स्टोरी एकदम ज़बरदस्त है, एकदम मस्त है, लेकिन उसकी हेडिंग जो है आपने अच्छी नहीं लिखी है, तो सबसे पहले जो रीडर या फिर जो ऑडियंस होते हैं ना, उनका जो सबसे पहले फोकस जाता है वो आपके हेडिंग पे जाता है कि स्टोरी का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, देखिए वीडियो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब तक हम एक तरह से थंबनेल अच्छा नहीं बनाते हैं, तो ऑडियंस उसको क्लिक ही नहीं करेगी, उसको देखेगी नहीं, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या की पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, और कम से कम की पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, और लोगों को उससे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो सिर्फ हेडिंग को पढ़ के वो उस पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको इतनी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से हमें पॉइंट को यूज़ करनी चाहिए। अब अगला जो गाइडलाइन हमें फॉलो करनी चाहिए वो है इंक्लूड लिंक टू अदर सोर्सेज। समटाइम क्या होता है कि हमें अलग चीज़ों का भी लिंक देना होता है, तो हम वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली अभी टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो यानी कि हमें अदर चीज़ का भी लिंक डाल सकते हैं, जैसे आपने कुछ चीज़ यूज़ किया तो उसकी आप लिंक डाल सकते हैं कि इसके थ्रू मैंने इसको तैयार किया है, या फिर आपको और भी कुछ जानना होगा तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ता है। अगला जो पॉइंट यूज़ किया जाता है, आप इसको बड़ा पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि यूज़ इमेज एंड वीडियो। समटाइम हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है, तो हम इमेज के थ्रू, यानी कि इंटरेस्टिंग
इमेज या फिर वीडियो के थ्रू हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। और अगला जो है एक तरह से हम प्रमोट करते हैं अपने आर्टिकल को, जिससे और लोगों तक वो चीज़ें जा सके और उनको इसके बारे में नॉलेज मिल सके। तो इस तरह के कुछ गाइडलाइन हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम ऑनलाइन मीडिया के लिए कुछ लिखते हैं, कुछ राइटिंग करते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा 7 नंबर है। तो इसमें आपको करना है कि टेक्नोलॉजी हैज़ बॉट इन अ ड्रामेटिक change in publishing. Keeping this in mind, write a detailed note on new concept in publishing. यानी कि पहले के जो बुक पब्लिशिंग होते थे वो डिफरेंट टाइप के, यानी कि उनके कॉन्सेप्ट अलग होते थे, उनके तरीके अलग होते थे। जब से टेक वाली चीज़ें आ गई, यानी कि टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, तो अभी हर चीज़ का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। तो वही आपको लिखना है कि अभी के टाइम में जो चेंजेस हुए हैं स्पेशली पब्लिशिंग बुक में, तो उसके क्या फॉर्मेट है, उसके क्या कॉन्सेप्ट है, उसको आपको डिटेल में लिखना है। तो आंसर के थ्रू हम जान लेते हैं कि कौन कौन से अभी नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं जो पब्लिशिंग क्षेत्र में हमें देखने को मिले हैं टेक्निकल रूप से। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ में विकसित हो रही है, चाहे वो आपके डेली लाइफ हो या फिर आपका कोई भी चीज़ हो। तो उसी तरह हमारे जो पब्लिशिंग जो चीज़ें हैं ना, बुक अगर आप पब्लिश कर रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। स्पेशली अभी के टाइम में टेक्निकल जो है उसके बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं। तो वो क्या क्या है, स्पेशली आप रिसेंट ईयर में अगर देखेंगे तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो वो क्या क्या है उसको हम एक एक करके जान लेते हैं। तो पब्लिशिंग का फर्स्ट जो मेथड है जो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है हमारा सेल्फ पब्लिशिंग। तो सेल्फ पब्लिशिंग, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें आपको किसी पे ज़्यादा नीड होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक तरह से खुद से भी पब्लिश कर सकते हैं। यानी कि अभी के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है, इस फील्ड में भी हमारा काफ़ी हेल्प कर रही है। स्पेशली अभी के टाइम में आपने बहुत सुना होगा कि ई बुक्स के थ्रू पब्लिश किए जा रहे हैं बुक्स को। एक तरह से न्यू प्रिंट का जो मेथड है, जो टेक्नोलॉजी है, जो एक तरह से जो राइटर है ना, उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। और एक तरह से उन्हें जो ट्रेडिशनली, यानी कि जो पुराना एक तरह से जो उनका परंपरा था जिसके थ्रू बुक को पब्लिश करते थे, उस चीज़ की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। वो एक तरह से खुद के अकॉर्डिंग वो बुक को एक तरह से पब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक तरह से सेल्फ पब्लिशिंग का जो मेथड है जो कि टेक के थ्रू हुआ है, यानी कि एक तरह से इसमें भी हमारे ऑनलाइन सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा प्रोसेस की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला जो मेथड है जिसके थ्रू आजकल किया गया है वो भी एक तरह से डिजिटल फॉर्म में होता है, यानी कि डिजिटल पब्लिशिंग। ये भी एक तरह से बहुत अच्छा मेथड है और ये भी बहुत ज़्यादा अभी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि वो डिजिटल फॉर्म में अपने बुक्स को एक तरह से पब्लिश कर रहे हैं। जैसे कि इसमें कुछ ई बुक्स के थ्रू, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। देन आपका ऑडियो बुक्स भी आपने अभी देखा होगा कि हमें बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें बहुत सारे जिस टाइप के हमें बुक चाहिए उसके हमें ऑडियो बुक मिल जाते हैं। स्पेशली इसका अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो एक तरह से कुकू ऐप हम आप देख सकते हैं, और भी बहुत तरह के प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे बुक की समरी आपको मिल जाती है। देन हम पॉडकास्ट के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ों को जान जाते हैं, यानी कि किसी की लाइफ की स्टोरी एक तरह से हम लाइव देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो ये डिजिटल फॉर्म में आजकल किया जा रहा है। अगला जो दिया गया है वो है हमारा 3 नंबर। तो ये जो दिया गया है मेथड, इसमें एक तरह से इंटरैक्टिव पब्लिशिंग होता है, यानी कि ये जो फॉर्मेट में किस तरह से नए नए ऑफर देके हम एक तरह से रीडर को एक तरह से एक अपनी और इंगेज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप के हम इसमें बुक के एक तरह से फीचर्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कुछ गेम के थ्रू, और भी बहुत सारी ऐसी रियलिटी चीज़ें जो हम उनको ऑफर करते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि वो जो है वो एक तरह से इसको बाय करे और इनसे इनको जानने को भी मिलेगा और साथ में कुछ और भी चीज़ें उन्हें मिलेगी। तो इस तरह से इसमें कुछ ऑफ़र भी दिए जाते हैं जिससे ऑडियंस जो है वो एक तरह से इंटरेक्ट हो सके और एक तरह से ज़्यादा ऑडियंस ले सके बुक को। तो इस तरह के मेथड का यूज़ किया जाता है। अगला जो पॉइंट दिया गया है वो है 4 नंबर। तो ये जो है एक तरह से डेटा ड्रिवन पब्लिशिंग होता है। तो ये जो फॉर्मेट है ये भी एक तरह से डिजिटल फॉर्म में किया जाता है, जिसमें एक तरह से डिसीजन मेकिंग होता है, यानी कि आपका जो बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसको उसके डेटा को अच्छे से एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि वो किस तरह से ऑडियंस तक पहुँचे। उसमें कुछ ट्रैक को एक तरह से सेल के ऊपर डिपेंड किया जाता है कि लोगों के अंदर इस बुक को लेकर या फिर इसको लेकर क्या एक तरह से जिज्ञासा है, उन चीज़ों को एक तरह से रीडर को इंगेज किया जाता है। सोशल मीडिया पे एक्टिवली इस तरह के डेटा को पहले ही फैला दिया जाता है। इस तरह की कोई बुक पब्लिश होने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो एक तरह से पहले से ऑडियंस जो है इस बुक का वेट करते हैं और उसको जब पब्लिश होता है तो बहुत ज़्यादा एक तरह से इंगेज हो जाते हैं। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ तो देखिए, मूवी जब पब्लिश होती है ना तो उससे पहले ही एक तरह से लोगों के अंदर एक्साइटमेंट भर जाता है, यानी कि उसका इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, इतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाता है कि पहले ही से लोगों के अंदर एक तरह से इंटरेस्ट आ जाता है उस चीज़ को
देखने के लिए, जानने के लिए। तो इस तरह से यूज़ किया जाता है पब्लिशिंग में भी। अगला जो मेथड बताया गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। आपको पता है अभी के टाइम में एआई जो है एक तरह से मार्केट में पूरा छाया हुआ है। लोग एक तरह से इसके दीवाने हुए हैं, क्योंकि ये जो है हमारे काम को बहुत ही ईजिली और बहुत ही फास्टली कर दे रहा है। तो इसका अलग अलग जगह पे लोग यूज़ भी कर रहे हैं। तो अभी के टाइम में ये जो है एक तरह से पब्लिशिंग में भी बहुत हेल्प कर रहा है। स्पेशली जो राइटर है उनको बहुत तरह से हेल्प कर रहा है, उनके अंदर नए नए आइडिया को दे रहा है, प्लस उनको एक तरह से कैसे कॉन्सेप्ट को उन्हें लिखनी चाहिए उसका भी उन्हें बहुत हेल्प कर रहा है। और साथ में अपनी क्रिएटिव चीज़ों का यूज़ करके वो लोगों तक पहुँचाने की भी कोशिश कर रहा है, ऑडियो बुक्स के थ्रू, स्टोरी के थ्रू। तो यानी कि हमें एआई से, अब मैं बता नहीं सकती, पर बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है। तो ये पब्लिशिंग में भी हो रहा है जिसका यूज़ लोग कर रहे हैं। तो ये कुछ मेथड है जो कि अभी के टाइम में डिजिटल फॉर्म में किए जा रहे हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि हमारा 8 नंबर है और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है व्हाट आर द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग अ रेडियो प्ले। यानी कि देखिए हम रेडियो अगर प्ले करते हैं, रेडियो नाटक अगर हम लिखते हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, यानी कि इसमें एक तरह से राइटिंग का ही पूरा फॉर्मेट आपको लिखना है जो कि डिफरेंट टाइप के, यानी कि वो आपके पुराने भी हैं और नए भी हैं। तो एक एक करके हम लोग जान लेते हैं आंसर के थ्रू। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट के थ्रू हम लोग जान लेते हैं, वैसे तो नीचे हम बात करेंगे। तो देखिए टेक्निक में अगर हम लोग बात करें जो कि अभी के टाइम में प्रोड्यूस की जा रही है, स्पेशली इसके सिमिलर ही मेथड है, उतना अलग नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी अलग है जो कि स्पेशली नाटक में यूज़ किया जाता है। तो हम जब रेडियो प्ले करते हैं तो वहाँ पर भी हमें यूज़ करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से स्टेप है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो स्टेप यहाँ पर बताया गया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो है राइटिंग द स्क्रिप्ट। यानी कि अगर आपको कोई भी राइटिंग, यानी कि आपको कोई भी अगर नाटक लिखना है, चाहे आप रेडियो का लिखे या कोई भी नाटक लिखे, तो सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट रेडी करना पड़ता है। जैसे कोई मूवी बनती है तो उसमें हम स्क्रिप्ट देखते हैं, स्क्रिप्ट लिखा रहता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले स्क्रिप्ट को लिखे और उसको हम ऐसे डिज़ाइन करना पड़ता है जो कि एक तरह से रेडियो फॉर्म में हो। तो ऐसे भी होते हैं, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि आपके जो नाटक है उसका जो स्क्रिप्ट है उसमें जो आप साउंड यूज़ कर रहे हैं, लाइक जो म्यूज़िक है, फिर जो भी डायलॉग है, वो ऐसे आपको तैयार करना पड़ेगा जो कि रियली में जो ऑडियंस है, यानी कि जो रेडियो पे सुनते हैं, उनको एक तरह से अट्रैक्टिव लगे और वो उस कहानी को या फिर उस स्टोरी को सुने। तो ऐसे आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। अगला जो स्टेप है जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती है रेडियो प्ले के लिए, वो है कास्टिंग द एक्टर। यानी कि हमें ऐसे एक्टर को कास्ट करना चाहिए, लेना चाहिए जो कि एक तरह से बहुत ही अच्छा हो, उसका जो बोलने का तरीका हो, उसकी जो साउंड क्वालिटी हो रियली में अच्छी हो, यानी कि उसके जो वर्ड है, उसका जो डायलॉग है ना, उसमें एक तरह से इमोशन फील होना चाहिए कि आम जो ऑडियंस है उनसे कनेक्ट हो सके। एक तरह से उसकी वॉइस में वो पावर होनी चाहिए। तो आपने ऐसा देखा होगा कि हम ऐसे एक्टर को खोजते हैं जिनके जो शब्द हो ना वो एक तरह से इतने पावरफुल हो कि लोग उनसे कनेक्ट हो सके। ऐसे हम देखते हैं कि ऐसे कुछ हीरो हैं, कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जिनसे लोग रियली में कनेक्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक्टिंग बस उन्हीं के लिए बनी हुई है। जैसे कि इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो महादेव जो शो होता था, उसमें के जो मेन लीड थे, यानी कि जो महादेव बने थे, वो लगता है कि रियली में वही महादेव है। तो ऐसा हमें फील होना चाहिए उनकी बातों से, उनके एक तरह से फेस से। तो इस तरह के हमें एक्टर को उसमें लेना चाहिए, यानी कास्ट करना चाहिए। अगला जो है एक तरह से रिकॉर्डिंग द प्ले। तो देखिए जब भी प्ले का जो रिकॉर्डिंग होता है वो एक तरह से स्टूडियो करना चाहिए जिससे कि एकदम प्ले परफेक्ट हो। अगला जो दिया गया है वो है एडिटिंग द प्ले। यानी कि प्ले को भी एक तरह से ऐसे एडिटिंग करनी चाहिए कि उसमें के जो भी बेकार पार्ट है, यानी कि जिसका ज़रूरत नहीं है, उसको एक तरह से हटा दिया जाए। और ये हमें चेक करना चाहिए कि उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, उसमें क्या मिस्टेक है, एक तरह से उसे रिमूव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला जो स्टेप है 5 नंबर, तो इसमें किया जाता है एक तरह से प्ले को मिक्स किया जाता है। यानी कि जो भी आपने उसमें रिकॉर्डिंग किया है या जो भी आपने बनाया है उसको मिक्स करना है। आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें बैठती है, कौन से साउंड को कहाँ पर लगाना है, कौन सी म्यूज़िक को, कौन से जो भी चीज़ें हैं उसको एक तरह से परफेक्टली मिक्स करना होता है। तो इस तरह के स्टेप होते हैं। अगला जो कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं जिसको आप थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं, मैंने शॉर्टली यहाँ पर लिखा है। जैसे 6 नंबर में हमें डायलॉग एकदम क्लियर होना चाहिए, जो भी चीज़ें हम बोले वो एकदम परफेक्टली होनी चाहिए और कम शब्दों में होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट दिया गया है जो मैं अभी आपको बताई हूँ उसको तो आप डिटेल में लिख सकते हैं कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी एक्टर को लेते हैं तो उसके वॉइस को, उसके इमोशन को, उसका क्या फीलिंग होगा अगर उस कैरेक्टर को लेता है, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही केयरफुली हमें इस तरह के एक्टर को चुनाव करना चाहिए, यानी कि ऐसे हमें सेलेक्ट करना चाहिए।
और लास्ट जो पॉइंट दिया गया है 8 नंबर, इसको भी आप लिख सकते हैं, जो कि हमें एक तरह से जब हम एडिट करें ना तो हमें एक एक मिस्टेक को खोजनी चाहिए कि क्या गलतियाँ है, उसको हमें रिमूव करनी चाहिए। ये ऐसे उसको एडिट करना चाहिए कि वो परफेक्टली लगे और उसमें कुछ भी कमी ना हो, बिकॉज कमी तो निकलेगी कोई भी चीज़ हम जब बनाते हैं, लेकिन हाँ हम अपने अकॉर्डिंग उसको परफेक्टली बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ पॉइंट है जो कि जब रेडियो प्ले लिखा जाता है तो उसमें इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने रेडी किया है, मे बी इससे आपको हेल्प मिली होगी और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको करना क्या है। उससे जितना जल्दी हो सका इसको मैंने बनाया है। आई होप इससे आपको हेल्प मिली हो, और आपको किस बुक पे चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।